हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी अहम ख़बर है। वैसे तो पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया आपस में इनका कुछ न कुछ चल रहा होता है। जंगें भी इन मुल्कों के दरमियान हो चुकी हैं। लेकिन इंडिया अपनी कुछ चीज़ें ऐसी चेंजेस ला रहा है जिससे उनका जो मिलिट्री सिस्टम है या जो डिफेंस सिस्टम है, उसमें वो चाहते हैं कि उसमें मज़ीद बेहतरी आए। वो करना क्या चाहते हैं और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडियन आर्मी जो है व्हाट इज़ द इंडियन आर्मी प्रपोज्ड यूनिफाइड कमांड प्लान एंड व्हाट मैसेज डज़ इट हैव फॉर पाकिस्तान एंड चाइना। इसका मकसद क्या है और इसका मैसेज क्या है पाकिस्तान एंड चाइना के लिए? यकीनन दोनों के साथ 4 जंगें, 5 जंगें पाकिस्तान के साथ हुई है और 2 जंगें जो है तकरीबन वो चीन के साथ हो चुकी हैं। और अभी लास्ट जो 2019 में क्लैशेज़ हुई उस या उससे पहले इंडिया ने अ, ये चीज़ सोची कि एक ऐसा मज़बूत किस्म का सिस्टम बनाया जाए कि जिससे उनका जो डिफेंस सिस्टम है या उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए उसको। इसलिए उन्होंने एक जॉइंट कमांड सिस्टम का एक मंसूबा एक बनाया कि इसको सामने लाया जाए। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी तफ़सील भी आपको बताएँगे और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इंडिया जैसे गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सरहदों पर मुसलसल चैलेंजेस का सामना है, अपनी फ़ौजी सलाहियतों के बेहतर इस्तेमाल की जानिब एक अहम कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। इन कोशिशों में से एक इंडियन फौज की तीनों फोर्सेस को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का मंसूबा है। यानी ऐसा कमांड सिस्टम जिसमें तीनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में यानी एक दूसरे की नुमाइंदगी, एक दूसरे की रिप्रेजेंटेशन कर सके। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्ह अफवाज ने इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड थिएटर कमांड बनाने के लिए हतमी जो एक स्केच है उसको तैयार कर लिया और थिएटर कमांड के ढांचे के हवाले से हुकूमत की मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड थिएटर या मुत्तहिदा कमांड क्या है और इसे बनाने के लिए गुज़िश्ता चंद बरसों से भरपूर कोशिशें क्यों की जा रही है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है क्या? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जिसे कहते हैं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड या इंटीग्रेटेड कमांड का नाम भी दिया जाता है। एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत जो तीनों फोर्सेस हैं यानी आर्मी है, एयर फोर्स है और नेवल है, एक साथ जो उनके वसाइल हैं या इनके रिसोर्सेज हैं वो मौजूद होंगे ताकि ख़तरे की सूरत में तीनों फोर्सेस आपस में कोऑपरेट कर सके और एक दूसरे की सलाहियतों को मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सके। हर थिएटर कमांड को एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाएगा जिसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना इसकी जिम्मेदारी होगी। मुत्तहिदा कमांड बनाने के पीछे ख्याल ये है कि अगर तीनों फौजों की सलाहियतों को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो जंगी हालात में इनकी कारकर्दगी कई गुना बेहतर होगी। इस वक्त इंडिया में 3 से 4 थिएटर कमांड बनाने पर गौर किया जा रहा है और हर कमान की क़यादत 3 स्टार अफसर को सौंपने की बात की जा रही है। बड़ी फौज में यानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, एयर फोर्स में एयर मार्शल और नेवी में वाइस एडमिरल 3 स्टार ऑफिसर्स होते हैं। इस मंसूबे के तहत हर थिएटर कमांड के पास तीनों फोर्सेस के जो रिसोर्सेज हैं वो होंगे और थिएटर कमांड को इन्हें इस्तेमाल करने का हक होगा। ये बात भी अहम है कि तमाम थिएटर कमांड का कंट्रोल बिलाखिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास होगा और अपनी अफवाज को बढ़ाने, तरबियत और बरकरार रखने की बुनियादी जिम्मेदारी सर्विसेज चीफ्स पर होगी। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि थिएटर कमांडर नेशनल डिफेंस कमेटी के मातहत होंगे और इस कमेटी की सरबराही डिफेंस मिनिस्टर या वजीर दिफा जो है वो कर सकेंगे। यानी इस वक्त राजनाथ सिंह साहब के पास ये इख्तियार है, वो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अच्छा, इसकी संजीदगी की वजह क्या है? वो भी आपको बताते हैं।
1999 में कारगिल जंग के बाद बनाई गई जायजा कमेटी और दीगर कई कमेटियों ने कहा था कि मुस्तकबिल की फौजी चैलेंजेस के पेश नज़र इंडियन फौज को एक मजबूत थिएटर कमांड बनाने के बारे में सोचना चाहिए। लास्ट कई ईयर्स से इंडिया में एक मुत्तहिदा कमांड बनाने की बात चल रही थी, लेकिन इसने इस वक्त जोर पकड़ा जब जनवरी 2020 में जनरल बपन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया। 15 अगस्त 2019 को लाल किला में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरह से जंग का दायरा और शक्ल बदल रही है और जिस तरह टेक्नोलॉजी का किरदार बढ़ रहा है, इससे इंडिया के लिए एक नया चैलेंज भी पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मुल्क की पूरी फौजी ताकत को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ऐसी सूरत हाल काम नहीं करेगी जिसमें तीनों में से एक फौज आगे हो, दूसरी 2 कदम पीछे हो और तीसरी 3 कदम पीछे हो। उन्होंने कहा था कि तीनों फौजों को एक ही बुलंदी पर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया में बदलते हुए जंग और सलामती के माहौल के मुताबिक इनके दरमियान बेहतर तालमेल होना चाहिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत मुत्तहिदा कमांड के मंसूबे पर बहुत संजीदगी से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उनका 2021 दिसंबर में और उनकी मौत हो गई। हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ जिसमें जनरल बिपिन रावत जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। कुछ खबरें ये भी आ रही कि उसके बाद कुछ थोड़ा सा जो ये सिस्टम है ये स्लो डाउन हुआ और अभी 2022 में दोबारा से इसके लिए एक नए कमांडर को चुना गया है और अब वो इसको लीड करने जा रहे हैं। अभी जनरल अनिल चौहान सितंबर 2022 यानी ऑलमोस्ट 1 साल से इस ओहदे पर तैनात है और उन्होंने भी इस काम को बड़े संजीदगी से शुरू किया है। इस बात का इशारा मिलता है कि हुकूमत इस मसले को लेकर संजीदा है। इस साल मार्च में इंडियन हुकूमत ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को पार्लियामेंट में पेश किया है। अभी चंद माह कबल इंडिया में मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे के 102 अफसरान यानी आर्मी की 40, एयरफोर्स की 32 और नेवी के 30 के पहले बैच को तीनों अफवाज में तैनात किया गया है। यानी ये इसका एक पहला स्टेप है। मुत्तहिदा कमांड जो है वो बनेगी कहाँ कहाँ पर, यानी पाकिस्तान और चीन के लिए क्या हो सकता है। जो मालूमात सामने आई है उनके मुताबिक जो थिएटर कमांड में से पहली राजस्थान के शहर जयपुर में बनाई जाएगी। इस कमांड की तवज्जो जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पर होगी। ऐसे भी इशारे मिल रहे कि लखनऊ में चीन के साथ सरहदों पर नजर रखने के लिए थिएटर कमांड तश्कील दी जाएगी। इस तरह इंडिया के समंदरी और साहिली मफादात की देखभाल के लिए कर्नाटका के कारवार में एक मेरीटाइम थिएटर कमांड तश्कील दी जाएगी। कारवार इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल एरिया पर वाक़या है और गोवा के बिल्कुल करीब है। एक तो ये चीज़ है। फिर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इस सिस्टम के, ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसको इंडिया बनाने के लिए काफ़ी सालों से काम कर रहा है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये समझा जाता है कि जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल होगा और तीनों खिदमात के दरमियान हम आहंगी में इजाफा होगा। इंडियन फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल एस बी अस्ताना दिफाई और तस्वीराती उमूर के माहिर हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्यों ज़रूरी है, इस पर इनका कहना है कि मुस्तकबिल में मरबूत फौजी ऑपरेशन होने जा रहे हैं। उनके मुताबिक इंजमाम के उसूल के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ फ़ौजों के सिपाहियों को एक ही अफसर की कमान में लाया जाए और वो इसके अलावा किसी इलाके में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान थिएटर कमांडर के पास तमाम रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि इसे कहें कहें और वसाइल तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक मेन चीज़ है कि अगर उनको फोर्सेस को, जो थिएटर कमांडर होगा, अगर उसको एयरफोर्स चाहिए होगी तो वो उसको मोबिलाइज कर सकेगा। अगर वो किसी कोस्टल एरिया में है और उसको नेवल चाहिए तो वो उसके पास नेवल के लोग होंगे, उसको वो मोबिलाइज कर सकेंगे और जहाँ पे उसके आर्मी का एक्शन करवाना होगा तो वो कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। यकीनन पाकिस्तान की नज़रें भी इन चीज़ों पे होगी। चीन के साथ पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द टाइम
جوائنٹ جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کبھی ان کے فورسز کے لوگ پاکستان آتے ہیں اور کبھی پاکستان فورسز کے لوگ چائنا جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پھر انڈیا کو بھی یقیناً ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے دو کنٹریز کے ساتھ لمبے بارڈرز ہیں، ایک پاکستان اور ایک چائنا. تو یقیناً سب سے زیادہ نظریں بھی اور سب سے زیادہ کرٹیکل سچویشن بھی ان دو کنٹریز کے ساتھ رہی ہے، اور ابھی بھی شاید کافی حد تک اسی طریقے سے موجود ہے. تینوں ایک دوسرے کے اوپر، یعنی چین پاکستان ہندوستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور ہندوستان چین اور پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. کسی بھی صورت کچھ بھی ہو جائے، لیکن اپنے طریقے سے وہ حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ والی چیز تو بنائی گئی. اب کیا پاکستان اور چائنا بھی اس طرح کے کسی سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ تو یقیناً ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان اور چین کو بھی ان چیزوں کے اوپر انہوں نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے کہ انڈیا اپنے ڈیفنس جو آ، وہ ہے اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھا رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز کو انجیکٹ کر رہا ہے، نئے نئے جس طریقے سے امریکہ سے ڈرونز لیے، فرانس سے رافیل لیے، اور اس کے علاوہ اپنا انٹرنل جو ان کے پاس ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ موجود ہے، اپنا پروڈکشن ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی وہ بہت حد تک کام کرتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 70% چیزیں جو ہیں وہ ہم لوکل، یعنی میک ان انڈیا جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اور وہاں کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا کہ ہم اس چیزوں سے، یعنی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں دوسرے کنٹری سے، رشیا سے، یو ایس سے، فرانس سے، جرمنی سے، یا کسی اور کنٹری سے اس کو کم سے کم رکھنا ہے. تو یہ تو خیر یہ چیزیں، اور میرے خیال میں یہ سب کی کوشش ہوتی ہے، لیکن چین بھی اس طریقے سے اپنا لوکلی چیزوں کو بنا رہا ہے. ہاں، پاکستان کی ڈپینڈنسی آج بھی زیادہ تر ہماری جو آرسنل کا ہمارے پاس ایک جسے کہتے ہیں کہ جو ہم ویپنز یوز کرتے ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی زیادہ تر یو ایس میڈ ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پھر F-16 اور اس طرح کی چیزوں میں مسئلے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کے پارٹس ہوں یا اس کی اوور ہالنگ ہو یا اس کی باقی چیزیں ہوں. اس کے لیے ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ یو ایس کے اوپر رہتی ہے. اگر وہ نہ کریں تو پھر ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. پھر کچھ میرے ڈیفنس کے لوگوں سے آج سے کئی سال پہلے ایک کانفرنس میں گیا تھا، سیمینار تھا، تو وہاں پہ مختلف سپیچز سنی میں نے. انہوں نے کہا کہ پاکستان آرڈننس فیکٹریز جو ہیں، جو مختلف چیزیں بناتے ہیں، ایمونیشنز وغیرہ، ان کے لیے جو کچھ چیزیں ہیں وہ تو لوکل پاکستان خود پروڈیوس کرتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کنٹریز سے امپورٹ کی جاتی ہیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ یار ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ کنٹری جو پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے دے دیتی، اب وہ ہمیں نہیں دیتی. اور یہ بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس پہ انڈین انفلوئنس بھی شامل ہے، کہ کیونکہ ان کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، ایک بڑی سالڈ مارکیٹ ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اتنا انفلوئنس کر لیتے ہیں. ان کے کاروباری مراسم اتنے بہتر ہیں یا ان کی ڈپلومیسی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ پھر ان کو کر دیتے ہیں، اور ہمیں بڑا ایک ٹف ٹائم ملتا ہے ان چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے ہمیں بڑی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک طرف تو یہ چیلنج ہے. انڈیا کہتا ہے کہ بھائی چائنا پاکستان ہمارے لیے چیلنجز ہیں، لیکن انڈیا بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں. جس طریقے سے انہوں نے لاسٹ 10 ایئرز میں اپنے ڈیفنس کو اسٹرانگ کیا ہے، مختلف جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ لے کے آئے ہیں، شیلڈ جو میزائل شیلڈ سسٹم ہے وہ خریدا ہے S-400. بہت مطلب اچھی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ دنیا میں جہاں پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں تو وہ خریدتے بھی ہیں، اور اس کو انڈیا میں لا کے لوکل اس کی پروڈکشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان اور چین کے لیے یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس سے بے خبر ہیں یا پھر اس سے بے خبر ہوں گے یا پھر اس پہ آنکھیں بند کی ہوں گی. یقیناً وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یار ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں، اور کیا انڈیا چائنا اور پاکستان اس طرح کا کوئی کمبائن تھیٹر کمانڈ بھی بنا سکتے ہیں یا نہیں.
یہ میرے خیال میں آئندہ کے ٹائم میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے اور یہ کہاں-کہاں پہ اگر ان کے بارڈرز پہ جو چائنا ہندوستان کے لگتے ہیں، وہاں پہ کتنی مطلب پاکستان فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، اور اگر پاکستان کے بارڈر ایریاز میں، اور کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ممکن؟ یا پھر اپنے تھیٹر کمانڈز اگر وہ بناتے ہیں جس طرح ہندوستان نے بنائے ہیں، اور پھر اس کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ میرے خیال میں آئندہ وقتوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن انڈیا صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا یہ سارا کچھ کر رہا ہے، انڈیا کے ساتھ یو ایس، یورپی یونین، آسٹریلیا، جاپان، تقریباً دنیا کے جو موسٹلی ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں۔ خیر اینی وے، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی اس ریجن کے حوالے سے، چائنا، پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔